में आग लग गई है, उसकी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर बार आप भी सोचते होंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, टेलीविजन पर डिबेट शुरू हो जाती है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आम जनता बजट कैसे बनाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, और उन चेहरों को भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आपसे झूठे दावे किए, वायदे किए, ताकि अगली बार जो आपके पास में आए तो उनके जो प्रिंटेड बड़ी ग्लेज पेपर में जो प्रिंट करके जो अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको और बड़े बड़े वायदे करते हैं, तो उनके आप मुंह के सामने रखिएगा कि साहब आप पहले भी ये बोलकर गए थे, पहले इसकी हकीकत बताइए, और क्या वाकई में पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने का आपके पास अधिकार है कि नहीं है। ये तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए बेहद ही खास पहले समय स्टूडियो में आमंत्रित करके पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अगर कहा जाए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी में उनसे बेस्ट कोई हमारे पास प्रवक्ता नहीं हो सकता, उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, हमें खास तौर पर बता सकते हैं। हमारे साथ दीपक भसीन जी मौजूद हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। दीपक जी हमें बताएंगे कि आखिर ये गणित है क्या, और आखिर में ये जो सरकारें दावे करती हैं उनके हाथ में कुछ है भी कि नहीं है तो फिर करते क्यों नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से चिर प्रतिजित हमारे आनंद तारण जी मौजूद हैं। कितनी आनंद वो पहुंचा पाएंगे जनता को, कुछ खुशखबरी बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, विपक्ष क्या कुछ उनकी मदद कर पाएगा, इस पर हमें चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। हमारे संवाददाता ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया, भोपाल में किस तरह से पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और किस तरह से जनता उससे परेशान है। छोटी सी एक रिपोर्ट देखिए आप। पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजलों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डलवाते समय उपभोक्ता और ग्राहक जब पेट्रोल डलवाने आते हैं तब उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। हालांकि क्रूड ऑयल की दाम कम होने के बावजूद भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, और खासकर कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर आए लोगों से जो पेट्रोल डलवाने आए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए इलाज भी तो नहीं, कुछ बढ़े रहे तो क्या है, घटा रहे थोड़े हो, घटाने का नाम ही नहीं है ना। सरकार से कोई मांग? अब सरकार क्या करे, सरकार तो बढ़ा ही रही हो, सरकार ही तो बढ़ा रही। हम आगे और चल के बात करेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अरे साहब क्या करें, महंगाई है, दुनिया भर की महंगाई हो रही है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम तो गरीब मजदूर आदमी हैं, क्या कब तक ये सहेंगे। कुछ दिन बाद पेट्रोल का दाम 100 रुपये भी पहुंच सकता है। सरकार की इच्छा है, अब वो 100 बढ़ा ले, 200 बढ़ा ले, अब जो भी है उनकी इच्छा है। देखिए, लोगों का कहना है कि आम आदमी क्या कर सकता है, सरकार को आम आदमी और मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है, और लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ आशुतोष भार्गव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो कहने का हमने देखा कि जनता जब शुरुआत करते हैं कि भाई क्या करें, तो अब निरी सी हो गई है। पहले तो रिएक्ट भी करती थी कि क्या हो रहा है और इस देश में कैसे क्या होगा, अब तो जैसे उसने अपना मुकद्दर सामान लिया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनसे चर्चा करने की शुरुआत करूंगा। प्रकाश मीरचंदानी जी, आखिर इसका निजात कैसे मिलेगा, कैसे ये होगा कि पेट्रोल की कीमतें कम हो? मध्य प्रदेश की हम बात करें, सेस सबसे ज्यादा यहाँ पर लगाया जा रहा है, आपको इसकी जानकारी है ही? देखिए आशुतोष जी, डीजल और पेट्रोल हिंदुस्तान में बहुत नहीं के बराबर उसका उत्पादन होता है जी। इस दृष्टिगत हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जनरली हमको जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अमीरात है, अरब है, इस तरफ जो भी लोग हैं उनके ऊपर हमें, अफगानिस्तान है, इन लोगों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और अभी देखने में ये आया है कि क्रूड का जो दाम कम हुआ था वो उसके बाद अब लगातार एक स्थिरता आ गई थी। क्रूड के दाम जब कम हुए थे तो एक स्थिरता आ गई थी। 70-72 के आसपास ये था, अपनी पेट्रोल की कीमत थी। अब ये बढ़ गया है, क्रूड वहां पर कम से कम 10 से 20% का इजाफा हुआ क्रूड ऑयल के उसमें दामों में। उसके कारण से रिफाइनरी में जब क्रूड ऑयल आता है तो उसके कारण से जो उसको रिफाइंड होके जो हमको पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए था उसमें भी कीमत बढ़ जाती है। और उसके कारण से, और चूंकि कंपनियों के अपने अपने खर्चे होते हैं और कंपनियों को स्वायत्तता है, इसमें मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत सरकार का कहीं भी अब हस्तक्षेप नहीं रहा है। अब ये कंपनियों को स्वायत्तता दे दी गई है और कंपनियां अपने नफे और नुकसान के हिसाब से कि उनको बराबर के रेट में, भारत सरकार का इतना ही केवल उनसे अनुरोध रहता है कि आप उस पर प्रॉफिट न लेकर जो आपकी लागत है
उस लागत की कीमत पर आप अपना प्रोडक्ट बेचे जनता के बीच में। इस दृष्टिगत ये भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको खास दिक्कत नजर नहीं आती है? नहीं, दिक्कत तो देखिए उस हर चीज से हो सकती है जो आपके मन माफिक ना हो। निश्चित रूप से कि किसी भी व्यक्ति को डीजल पेट्रोल डलाते समय ज्यादा पैसे देने में तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है, ये उसके मन माफिक नहीं होता है, तो इसीलिए दिक्कत है। लेकिन अब चूंकि सरकारें भी इससे बंधी हुई नहीं है और सरकारों मतलब के वो हाथ पेट्रोल में भी प्राइस नहीं जो है, है वो उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं है। तो फिर ये मतलब ये कभी भी ये मैनिफेस्टो में नहीं होना चाहिए ना कि हम कम कर देंगे पेट्रोल। जो भी व्यक्ति मैनिफेस्टो में ये चीजें डालता है वो नितांत गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने के लिए कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। आनंद जी, 5 रुपए कम करने की बात कमलनाथ जी ने कही थी, आप लोग की 15 महीने की सरकार भी रही थी, कही थी ना? पहले फिर आप मुझे काउंटर कर देते हर बार, कही थी ना? पहले ये बता दीजिए। नहीं, पहले बस इतना मुझे बता दीजिए, कही थी ना? बोल दिया ना वो, जो अगर आपने बोला तो कहीं ना कहीं तो सच होगा वो। ठीक है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के पहले बोला था कि महंगाई सिर से ऊपर निकल रही है, पेट्रोल की कीमतें 70 रुपये हो गई हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, नोट का अवमूल्यन हो रहा है, हमारा शर्म से सिर झुक रहा है, ये सब बोला था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन और उन्होंने बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम पेट्रोल के दाम 35 रुपये कर देंगे। नंबर 1, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के जो अंतर्राष्ट्रीय रेट था वो 125 से 135 रुपये गैलन था। आज तो उतना है, आज भी नहीं है। इतनी महंगाई की बात कर रहे हैं हमारे प्रकाश भाई, तो आज भी वो रेट नहीं है। फिर क्या कारण? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों पर है, निश्चित रूप से रेट तो बढ़ेगा ही, और पूरे हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा रेट है। दूसरे देशों में आप देख लें। मैं बस वही समझना चाह रहा हूँ, देखिए इसको अन्यथा ना लीजिए। पहले मैं बता पूरी बात कर लें तो मेरा भाई एक बात बताइए आप कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में ही बोला था, आवाज बोली थी, बार बार बोलते थे, सुनिए सुन लो, बाद में आप जब आपका चांस आया तब बोल रहा हूँ। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे हम झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप यही तो झूठ का बुलंदा है। भारतीय जनता पार्टी पूरा झूठ का बुलंदा है। आप जो वायदा करते हो आज तक पूरा नहीं किया। आपने बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे, आपने बोला काला धन लेके आएंगे, आपने नोटबंदी के बाद बोला था किसी चौराहे पे बुला लेना, आपने बोला था किसी चौराहे पे बुलाना। कौन से चौराहे पे आप प्रधानमंत्री जी? बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, झूठ बोले जा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं? दीपक जी के पास आनंद जी, आपका झूठ मत बोलिए, झूठ का बुलंदा है, झूठ मत बोलिए, झूठ का बुलंदा है, झूठ बोलो बार-बार। भारतीय जनता पार्टी आनंद जी आपने 2014 में वायदा किया था कि नहीं किया था? सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए आपके जनता देख रही है इस समय। स्वामी रामदेव कौन थे? आपके समर्थक थे। आज स्वामी देव कहां से पहुंच गए सब आप? अरे आप तो जो लोगों से हमारा क्या वास्ता, वो हमारे लिए डाले जा रहे हैं। आपका वास्ता तो अडानी से, आपका वास्ता अडानी से नहीं है, आपका वास्ता अंबानी से नहीं है। अरे आपका वास्ता अडानी से नहीं है, अंबानी से नहीं है, स्वामी रामदेव से नहीं, लेकिन आपके शासनकाल में ये मोटे होते जा रहे हैं। अरे अब तो शांत आनंद जी और प्रकाश जी, अरे आनंद जी रुकिए तो, अरे रुकिए तो आनंद जी रुक तो जाइए। अरे ठहरिए, अरे उनको रोकिए। ठीक है प्रकाश जी आप भी रुक जाइए, आनंद जी आप भी रुक जाइए। अरे प्रकाश जी, आनंद नहीं ठीक है अच्छा आनंद जी, अरे प्रकाश जी आप 2 मिनट शांत रहिए, ठीक है लीजिए प्रकाश जी शांत हो गए। अब 1 मिनट आनंद जी रुकिए तो, अरे रुकिए तो, आपकी बेबसी, दोनों पार्टियों की बेबसी, अरे दोनों पार्टियों की बेबसी यहाँ पर देख चुके जनता कि आप लोग सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। अब शांत तो रहिए 2 मिनट, अरे शांत तो रहिए आप 2 मिनट। अरे आनंद जी आप तो कमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर था कि हमारी सरकार चली जाएगी, हमारी केंद्र में भी सरकार चली गई ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को किस तरह से आपने किस तरह से? आनंद जी मुझे लगता है मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। दीपक जी भी मौजूद है, उनका कमेंट ले लूं। दीपक जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका कमेंट ले लेता हूं, फिर आपको फिर से अवसर दूंगा मैं। आर्थिक विशेषज्ञ दीपक जी हमारे साथ मौजूद। दीपक जी, दोनों पार्टी के हमने बेबसी यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कि साफ तौर पर हमारा तो कोई नियंत्रण नहीं है। अगर मैं उसके दूसरे शब्द कहूं कि साफ पेट्रोलियम कंपनी अपनी मनमानी करेंगी, जनता को उस मनमानी के लिए तैयार रहना चाहिए।
हमारे जो चुने हुए राजनेता, हमारी चुनी हुई सरकार है कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी भी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो कुछ नहीं कर रही है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने भी कहा था कि 5 रुपए हम कम करेंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सेस यानी कि टैक्स लगता है, जिसकी वजह से आपका जो पेट्रोल है वो सबसे महंगा यहाँ पर मिलता है। मध्य प्रदेश में अब 93 रुपए भोपाल में इसकी कीमत होगी। दीपक जी, क्या जनता को भी मान लेना चाहिए कि साहब इस सरकार जो है इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं इतनी करोड़ों की जो पॉपुलेशन है उसको पेट्रोलियम कंपनी के आगे निहित छोड़ दिया गया है कि साहब ये आपके मुकद्दर का फैसला करेंगे? ये बात मैं थोड़ी देर बाद लेता हूं। मुझे समय देने के लिए आभार। पहली बात मेरे फेलो पैनलिस्ट विद्वान महोदय ने कही कि हमारा पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं है। अब क्रूड ऑयल की कीमतें और पेट्रोलियम पदार्थों की खुदरा कीमतों के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है। कभी क्रूड ऑयल कम हुआ है तब भी प्राइसेस वही रहे, कभी क्रूड ऑयल बढ़ा है तो भी प्राइसेस कम हुए, कभी क्रूड ऑयल कम हुआ तो हमारे रिटेल प्राइसेस ज़्यादा हुए। दुष्यंत से शुरू करेंगे बात। कहते हैं कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा। इस जेरे बहस मुद्दे को सुरेश ने स्टूडियो तक लाने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं आभारी हूं। हमको मोटी सी एक बात ये समझनी है कि दो चीजें सरकार कंट्रोल करती है, या तो सब्सिडाइज करती है या फिर उस पर वैट और स्टेट के टैक्सेस में एक फ्रीडम रखती है। पेट्रोलियम प्राइसेस को जीएसटी में नहीं लाती है ताकि जीएसटी की कोई अपर लिमिट जो है वो निश्चित रहे। अब संकट यह है कि जिस स्टेट की जितनी मर्जी आ रही है वो उतना वॉल्यूम बढ़ा रहा है अपने वैट टैक्सेस का। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाकी चीजों की जो आवश्यकता है मानव जीवन में उसके विकल्प हैं। गेहूं को तानन जी महंगा कर दीजिए तो मैं ज्वार खा लूंगा, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर यह होता है कि गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा सब कुछ महंगा। हम एक वैविध्य लिए हुए देश हैं, हमारे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसका सारा परिवहन जो है वो डीजल से हो रहा है, पेट्रोल से हो रहा है। कुछ चीजें हमको आज तय करनी होगी कि यदि कैस्केडिंग इफेक्ट को रोकना है तो सरकार को भले सब्सिडी देनी पड़े, वैट में कटौती करनी पड़े, इसको जीएसटी में लाना पड़े, कुछ निर्णायक करना होगा। ये ऐसा नहीं चलेगा कि अगर मुझे स्वयं के यातायात के लिए कहीं आने जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल की जगह में आधे लीटर में गुजारा करने लगूं। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि कुछ चीजें जो हम नैसर्गिक रूप से करते आए उनको ईमानदारी की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। पहली बात यह है कि डीजल को जो सब्सिडाइज किया गया था वो 2 वजहों से किया गया था। इसका कृषि में उपयोग होता है, इसका उपयोग मछुआरे करते हैं। सरकार अपनी तरफ से इसको सब्सिडाइज करती रही। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये जो एसयूवी व्हीकल्स डीजल के हैं ये किस प्राथमिकता की श्रेणी में आ रहे हैं। दूसरा एक संकट यह है कि ये सारी की सारी खरीद जो है पेट्रोलियम की ये विदेशी मुद्रा में की जानी। ईश्वर की कृपा से इतना वैविध्य होने के बावजूद हमारे निर्यात की स्थिति, मैं कोई गिरा हुआ शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं। रास्ता एक ये है, या तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। दिक्कत ये है कि मेरा रुपया जो ही कमजोर होता है पेट्रोलियम मेरे लिए महंगा हो जाता है। मुझे ज्यादा रुपए देने होंगे क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया नीचे आ गया। तो शुरुआत संभवतः यहां से करनी होगी। एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो करने की आवश्यकता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। यातायात में लेकिन मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर बात करें कि बहुत कम उपयोग हो रहा है। सर, आई बेग योर पार्डन, मैं आई इंटरप्रेट यू दीपक सर, आई बेग योर पार्डन, बस बहुत ब्रीफ में जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में तो बहुत 33% सेस लगाया जा रहा है, इसे तो कम किया जा सकता है। दीपक जी, किसी भी सरकार का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये प्रयोग कई बार हो चुके हैं। मजबूरी सरकार की ये है कि ये पेट्रोलियम पे सेस वैट को बढ़ाना जो है वो सबसे आसान। थोड़ी सी हाय तौबा होगी, किसी टीवी डिस्कशन में ये विषय बनेगा, ना जुलूस निकलता है ना, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी
विपक्ष के रूप में बनती है वो बात अलग है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो संवेदनशीलता जो शासक दल में होनी चाहिए, बहुत आराम से वैट को टैक्स कम किया जा सकता है, एक्साइज को कम किया जा सकता है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात निश्चित रूप से यह मानिए कि डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली में हिचकोले खाते हुए मेरा जीएसटी कभी लाख करोड़ को टच करता है, फिर कभी उसके नीचे आता है। पेट्रोलियम पदार्थों पे स्विच ऑन कर दीजिए, एक्साइज बढ़ा दीजिए, वैट बढ़ा दीजिए, जनता त्राही त्राही करती है, कुछ दिन में सारी स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। पहला विषय है संवेदनशीलता का। जो भी शासक दल हो, किसी भी पार्टी के हो, किया जा सकता है ना सर, किया जा सकता है। किया जा हमको सकता है। ये देखना है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ने से पूरे बाजार में आग लगेगी, सिर्फ पेट्रोल में आग लगने वाली बात नहीं। प्रकाश जी, आप भी एक कहीं ना कहीं व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन इससे ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। हमने ये भी सीधे तौर पर आनंद जी से पूछा, भैया आपकी सरकार आई थी 15 महीने में 5 रुपये उन्होंने तो सीधे सीधे बोला था कमलनाथ जी ने, उन्होंने कम नहीं किए। उस वक्त भी हमने ये सवाल पूछे थे, उनकी सरकार से भी पूछे थे। और अब आपकी सरकार है कि सब आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं, क्यों नहीं सेस को कम कर देते, क्यों नहीं टैक्स को कम कर देते, ये क्यों नहीं, मतलब समझे। दीपक जी भी बता रहे हैं कि सीधा असर पूरी इकोनॉमी में पड़ेगा, आम जनता पड़ेगा, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका है प्रकाश जी, मतलब इतना कोई हमारे वो नहीं कि हर जगह। आपकी बात सब अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये मैं कोई सफाई देने की दृष्टि से ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल इतना बताना चाह रहा हूं कि इस मध्य प्रदेश में मात्र 2% लोग इनकम टैक्स पेयर हैं। आपको क्या लगता है कि वो 2% लोगों के टैक्स देने से मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में हमें मिला था, उसको हम क्या प्रगतिशील मध्य प्रदेश या सुचारू या स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना पाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं से अर्थ की व्यवस्था करना पड़ेगी। अगर लोन लेते हैं तो यही हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि साहब हाय रे हाय, कर्जा ले लेके घी पी रहे हैं और कर्ज में मध्य प्रदेश है और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। आखिर क्या मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया जाए। और दूसरी बात है, ये जो कंपनियों को जो स्वायत्तता दी है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी थी। ये मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस की जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कंपनियों को स्वायत्तता दी थी, क्योंकि कंपनियों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का घाटा चढ़ गया था। हजारों करोड़ रुपए के घाटे में वो काम कर रही थी। आज कंपनियों को हमने ये स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए इतना जरूर कहा है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करिए, कि आपका जो अगर खर्चा आता है 1 लीटर पेट्रोल को बनाकर देने में बाजार में, आप उतना ही पैसा लीजिए। उस दृष्टिगत ये हाइक अभी भी रुकी हुई है। नहीं तो आज अगर हम पूरे विश्व में देखें तो हिंदुस्तान 26वें नंबर पे है प्राइस के मामले में। जो प्रगतिशील राज्य हैं वहां पर अगर हम अपने रुपए के अनुपात में देखें तो 112, 118 और 120 रुपए तक लीटर का पेट्रोल अन्य विकसित देशों में बिक रहा है। तो ये कहना कि हिंदुस्तान में केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा हैं, उसके कारण से हाय तौबा मचे। आप पूरे हिंदुस्तान में मात्र 1.5% लोग टैक्स देते हैं, और ऐसे हर व्यक्ति को जो 18 रुपए किलो और 20 रुपए किलो का चावल, वो आज हम 2 रुपए किलो में सब्सिडाइज करके दे रहे, ताकि व्यक्ति कोई भी भूखा नहीं सो सके। पेट्रोल और डीजल से तो काम चल सकता है कि आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के जा सकता है, उसका उपयोग कम कर सकता है, लेकिन पेट की रोटी के लिए ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। देखिए, ये राजस्व जुटाना है। अगर किसी गरीब के पेट में अगर उसको रोटी देना है तो ये सारे प्रावधान करना ही पड़ते हैं। केवल बोल के और हाय तौबा मचा के बड़ी बड़ी लग्जरी कार में जो व्यक्ति चल रहा है 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ की कारों में चल रहा है, वो व्यक्ति 1 रुपए और 2 रुपए अगर रेट बढ़ता है तो उस पर हाय तौबा मचा रहा है। मुझे घोर आश्चर्य लगता है। घोर आश्चर्य लगता है। मैं एक बात करूँ, दीपक जी ने अपने जब बात कह रहे थे, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, कैस्केडिंग इफेक्ट। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप समझेंगे, और उसको मैं फिर आनंद जी से भी पूछूंगा। निश्चित तौर पर जो महंगी गाड़ी में सफर कर रहे हैं उनके लिए, और मैंने देखा भी है कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान भी, आपकी पार्टी की सरकार के दौरान भी, जब प्रदर्शन होते हैं तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में नेता उतरते हैं। आपने देखा होगा दर्शकों, जिस तरह से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में उतरते हैं। कोई 4 किलोमीटर प्रति लीटर की जो है माइलेज दे रहा है, कोई 6 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे रहा है, उसमें से उतरते हैं, फिर गाड़ी में बैठते हैं, बैलगाड़ी में बैठते हैं, बैलगाड़ी से यहाँ से लेकर वहाँ तक वो पहुँचते हैं, उसके बाद फिर उतर जाते हैं, फिर अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं, वापस चले जाते हैं, सीधे एसी चालू करते हैं। मतलब देखिए अब कितना, मतलब उस पर इफेक्ट देखिए। एक तो इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी, उसमें फिर उसमें बावजूद भी उसमें एसी चालू करते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और फिर क्या देखिए साहब, उन्होंने प्रदर्शन किया, बड़ी चिंता जाहिर करी। उनको ये तक नहीं पता होगा पेट्रोल पंप पर कि आखिर कितने रुपए लीटर जो है पेट्रोल पहुंच चुका है, डीजल कितने रुपए लीटर पहुंच चुका है, क्योंकि उनके ड्राइवर हैं, उनके तमाम मुलाजिम हैं, वो पेट्रोल डीजल भराते हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जो आपको लोग के लिए ढोंग करते हैं ना, या आडंबर करते हैं, ये खबरें आप देखते होंगे कि साहब ये देखिए वो आ गए। लेकिन मैं प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूँगा, एक सामान्य मध्यम वर्गीय जो परिवार है,
आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसके पास एजुकेशन का भी खर्चा है, उसकी जो बच्ची है वो सुबह कोचिंग जा रही है, उसका एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, बस की सुविधा वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने छोटी छोटी मोपेड ले रखी हैं, वो जा रहे हैं। पिताजी को भी अपने फैक्ट्री तक पहुँचना है, तो वो भी अपनी छोटी सी मोपेड लेके जा रहे हैं। घर में 2-3 गाड़ियों के लोन लेके चल रहा है। लगातार जो पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, लग्जरी गाड़ी, उसको ये जो दिक्कतें कहाँ पेश आ रही है। अगर हमने पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर लिया तो निश्चित तौर पर इस तरह की अगर कीमतें बढ़ रही है, और अगर आप कह रहे हैं कि गरीब के मुंह में निवाला जा रहा है, तो कोई इसमें बुराई नहीं करता सर। आम जनता इतनी निष्ठुर नहीं है। देखिए, मेरा आशु जी इतना ही कहना है कि बहुत सारी हद तक बहुत बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं। मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी दुविधा और दिक्कत का प्रश्न है, वो है समस्या, लेकिन इसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने BRTS के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो जो हमारे भोपाल में BRTS सब क्यों आप खुद ही समझ, अहमदाबाद में फेल होने के बाद, देखिए, तमाम बड़े शहरों में फेल होने के बाद जब भोपाल में BRTS को शुरू किया गया, तभी सर क्या BRTS अभी सही चल रहा है? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो कह रहा, चलिए भोपाल में सक्सेसफुल कीजिए आप उसको, जिस शहर में, इंदौर में सक्सेसफुल कीजिए तो लीजिए, जिस शहर में अब ये देखिए, अब सुन तो लीजिए, अगर जिस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। आनंद जी, आपको कांग्रेस के 10 नेता, आनंद जी आपकी 10 कांग्रेस नेता का नाम बता दी जल्दी से, प्रकाश जी को, कि आपके जो नेता जा रहे हैं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कांग्रेस के नेता जो BRTS में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, आप क्यों नहीं सत्ता? अरे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपकी मेहरबानी से थोड़ी है भाई, आपकी कोई मेहरबानी नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। क्यों रो रहे हो आप? सत्ता के बगैर क्यों रो रहे हैं? आनंद जी कैसी बात कर रहे हैं आप? तो विपक्ष में भी कारों में चल रहे हैं आपके नेता, कैसी बात कर रहे हैं? और आप BRTS में चल के, बसों में चल के नजीर पेश करते हैं आप लोग। आप अगर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप चलिए ना बसों में। आज मेट्रो अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बस में चलते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या जो आज मेट्रो ला रहे हैं भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में? शिवराज सिंह चौहान फोटो लगे थे, होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े फोटो लगे थे। अब क्या हो गया? अब क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं चलाते भाई? आप क्यों नहीं चलाते? हमारे प्रदेश के मुखिया क्यों नहीं चलाते साइकिल? क्यों नहीं चलाते साइकिल? क्यों नहीं चलाते साइकिल? क्यों विरोध नहीं करते? और जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट दिए जाते, स्थिर कर दिए जाते, इस तरह की बातें करते हैं। अरे क्यों नहीं चला रहे भाई साइकिल? आज चलाए साइकिल, कल चलवाए आप साइकिल, कल चलवाए साइकिल आप। अरे साइकिल चलाए शिवराज सिंह चौहान के पेट्रोलियम पदार्थों की महंगी हुई, क्यों नहीं चला रहे भाई? परेशान हो रहे हो? अरे चला, अरे जनता देख रही है, जनता आपके चरित्र को देख रही है, आपके चरित्र को देख रही है जनता। कांग्रेस के लोग हैं साहब, बताइए अब आप किस तरह की बातें करते हैं? किस तरह की बातें करते हैं? क्या आपका चरित्र है? ठीक है साहब। आनंद जी, प्रकाश जी, दीपक जी, इसका आपने काफी बहुत अच्छे से समझाया सर, आपने बहुत अच्छे से इसकी डिटेल समझाई कि किस तरह से होता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहता हूँ। आज हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि फिर कीमतें बढ़े, फिर हम लगे साहब पेट्रोल पहुंचा सैकड़े के पास, अब पेट्रोल पहुंचा सैकड़े के पास से पार भी हो जाएगा। सरकार हमने दोनों देख ली, कांग्रेस की सरकार में दावे वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो में आता कुछ कम नहीं किया, बीजेपी की सरकार भी आप देख रहे हैं। क्या वाकई में अब जनता को मान लेना चाहिए कि साहब ये कीमतें कम नहीं होगी और अब जनता को साइकिल पे आ जाने चाहिए? हमने चाइना में देखा है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर डिबेट में हम कहें कि साहब ये एक दूसरे को हम कोस दें, जनता भी को समझिए आप बात को, हम बीजेपी को कोस दें, हम कांग्रेस को कोस दें, फिर कहें देखो साहब ये हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसलिए मैं दीपक जी से सवाल पूछ रहा हूँ, चाइना में साइकिल्स को लेकर काफी जो है रिवॉल्यूशन देखा सर, वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड्स के प्रयास काफी हुए थे कम करने को लेकर, लेकिन जब नहीं हुई तो जनता साइकिल पर आई, बड़ी तादाद वहाँ पे साइकिल चलाती है। क्या हमारे देश में एक समय था कि साइकिल भी बहुत लोग चलाते थे? क्या वाकई में मान लिया जाए कि अब हम लोग उल्टे जो है साइकिल के दौर पर आ गए हैं? क्या हम सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमें मान लेना चाहिए कि अब हमारी दैनिक दिनचर्या में हमें कहीं ना कहीं वैकल्पिक सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए? नहीं तो हमारी कमर टूटने की हमारी जो है पूरी तैयारी कर ली है। क्या ये वक्त आ चुका है सर? दीपक जी, प्रजातंत्र की अपनी मजबूरियां हैं। इस देश ने एक दृश्य वो भी देखा है कि जब एक प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों ने सोमवार की रात का खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ दो बातें ये जानना चाहता हूं कि सत्ता में कोई भी पार्टी बैठी हो, मेरी एक न्यूनतम सी उम्मीद होती है कि मैंने बागडोर आपके हाथ में सौंपी, आप इसको पूरी आज़ादी से अच्छी तरह चलाइए। 2014 से 16 के बीच 9 बार एक्साइज का बढ़ना कौन सा अर्थतंत्र है? यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर
सेस और वैट को बढ़ाना मजबूरी थी, तो टीवी पर कोई आके मुझे बता देता कि यार भाई मजबूरी है, पैसों से हालत खराब है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहा हूं, आप अपना इंतजाम कर लो यार, साइकिल चला लो, मैं उसके बाद देखता हूं मैं और कहां से इंतजाम कर सकता हूं। मेरी मुसीबत यह है कि प्रजातंत्र में ग्रीस से शुरू करें, उसके बाद यूरोप तक आ जाएं, तो मसला यह है कि मेजॉरिटी को बांटो जो वोट दे, बाकी को निचोड़ते रहो। खेल यही है। ग्रीस में वो होता रहा, यूरोप के पास कॉलोनीज थी, उसके बाद आज भी ये चल रहा है। मेरे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम सब्सिडाइज करके ग्रेन दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, हमारी सरकार की जवाबदारी बनती है कि भूखा कोई ना रहे। लेकिन एक अच्छी इकोनॉमी जो है उसका एक महत्व का पहलू ये होता है कि सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनके पीछे कोई बहुत मजबूत सी लॉजिक हो। क्यों एक्साइज को बढ़ाने के पहले कहीं बहस हो जाती, कुछ लोगों को पूछ लिया जाता। मुसीबत यह हो रही है कि हर कदम गलत पड़ रहा है कहीं ना कहीं। एमएसपी आप बढ़ा दीजिए, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों पे सेस बढ़ा दीजिए, काम खत्म। तो हम कहीं पहुंच नहीं रहे, हम वो रूबिक क्यूब को घुमा रहे हैं किसी तरीके से, एक तरफ हरा एक तरफ लाल आ जाए। और वो ईश्वर की कृपा रही है पिछले 70 सालों से, मैं किसी पार्टी में के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सच ये है कि हम एक बहुत स्वस्थ प्रजातंत्र बन चुके हैं। हमारे वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, संसाधन हमारे पास ईश्वर की कृपा से कमी बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी शुचिता की आवश्यकता है। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सेस अगर बढ़ाना मजबूरी थी तो रात 8 बजे आके घोषणा कर दी जाती कि देखो मजबूरी है, करना पड़ेगा, परिवार है। पिताजी अगर कह देते हैं कि भाई इस महीने थोड़ी तंगी है, थोड़ा कम में गुजारा करना है, जनता करती। लेकिन ये एक ऑटोमेटिक रूट बन जाए कि जब आपकी तबीयत आए आप सेस बढ़ा लो, जब तबीयत आए वैट बढ़ा लो। जीएसटी जिस फैनफेयर से लाया गया था, 1 कंट्री 1 टैक्स, कम से कम 4 लोग बैठ के तो तय करते हैं कि किस चीज पे जीएसटी कितना होगा, अपर लिमिट क्या होगी। पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने में क्या कष्ट है, सिर्फ इनकी वो आजादी छिनती है कि ये जब चाहते हैं। मैं जानता हूं मेरी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी विकास की रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी टैक्स का कलेक्शन कम है, मेरे यहाँ टैक्स का कंप्लायंस 0 है। सर मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो गरीब गुरबे देश हैं अफ्रीका के, वहां का टैक्स कंप्लायंस भारत से बेहतर है। तो खैर वो अलग मामला है, वो सामूहिक ईमानदारी का एक प्रश्न है जिसको यहां मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। देखना यह है कि हमें नहीं सर, मैं ये माफ कीजिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोल दी, बहुत ब्रीफ में प्लीज जवाब दीजिएगा आपने, क्योंकि बहुत समय कम है। जनता के पार्ट पे भी कुछ कमी है सर? क्या वाकई में एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो टैक्स नहीं भरती है, जिसका खामियाजा एक बड़ी दूसरी जो हमारी बड़ी पॉपुलेशन ईमानदार जनता उसको भुगतना पड़ता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या सक्षम बड़ी पॉपुलेशन जो है वो क्या टैक्स नहीं भर रही है हमारे देश में? बात थोड़ी सी नैतिकता की तरफ जाएगी। टैक्स को छोड़ देते हैं। नकली दूध बनाना सरकार ने नहीं सिखाया, कम तोलना सरकार ने नहीं सिखाया है, मिलावट करना सरकार ने नहीं सिखाया। एक स्वस्थ प्रजातंत्र एक बहुत अच्छे देश के रूप में भारत दुनिया में राज करने की स्थिति में है, यदि हम अपने संसाधनों का ईमानदारी से प्रयोग करें। दिक्कत यह है टैक्स देके कोई राजी नहीं है, बस की टिकट लेके कोई राजी नहीं है, सबको सब कुछ फ्री चाहिए। तो हम प्रजातंत्र को एक अलग सी स्टाइल में चला रहे हैं और उसमें जो इकोनॉमिक कदम है उसमें कभी स्विच ऑन कर दिया सेस का, कभी कर दिया वैट का, कैस्केडिंग इफेक्ट को कहा कि भैया ये तो होता रहता है सारी दुनिया में महंगा। मैं वेनेजुएला के दाम पे पेट्रोल नहीं चाहता सर। सच ये है कि मेरे को 68 पैसे का पेट्रोल नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर के लिए आप वैट और सेस को कम करिए, 40 रुपए तो मिले, कम से कम चीजों की कीमतें तो नीचे आए। अच्छा, ये भी नहीं, बिल्कुल सही कहा। टीडीएस जो है उसका बुरा हाल है। नहीं ठीक है, बिल्कुल सर। प्रकाश ऐसा है आशु जी, तमाम चीजें माने आर्थिक विशेषज्ञ जी की बिल्कुल दुरुस्त है। ये समाज के अंदर से जागृति लाना पड़ेगी कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, जो उसका टैक्स बनता है उसको ईमानदारी से चुकाए। मैं इसके लिए जन जागृति की बिल्कुल मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, फिर आनंद जी के पास। एक मिनट सर, एक चीज बोल के समाप्त करता हूं। जीएसटी
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी का अंतर लाने के लिए, जीएसटी सब पे लग जाए, इसके लिए तमाम बार भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और तमाम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार, चूंकि बहुत सारे राज्यों में अलग अलग कांग्रेस की भी सरकार है, शासित राज्य से कर लीजिए ये ना। तय नहीं हुए। बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने सबने हाँ करी, सबने माना। देखिए जीएसटी एक नहीं, 4 राज्यों पे नहीं, सुनिए, 4 राज्यों पे लागू हो जाएगा और 10 पे लागू नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कांग्रेस शासित राज्यों ने सबने सिरे से खारिज किया। ठीक है, क्या हम इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे? मैं कह रहा हूँ जनता जो बहुत बड़ी तादाद की जनता है, प्रकाश जी मैं आपकी बात सहमत हूं। चलिए मैं आपकी बात सुन ली, भारतीय जनता पार्टी पर ये बेमानी आरोप है। ठीक है सर, ये अगर अरे वो दीपक जी तो खुद बता रहे हैं ना कि सिर्फ 15 साल, अरे दीपक जी ने भी तो बताया जीएसटी लागू हो जाएगा। ठीक है, दीपक जी ने, डीजल पेट्रोल पे, प्रकाश जी दीपक जी ने भी तो बताया कि 2014 से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, आजादी के बाद से लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। आनंद जी की भी सरकार रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, आपकी भी सरकार है अभी, क्योंकि अब आप मौजूदा सरकार में, केंद्र में भी और राज्य में, आपसे मेरे एक सवाल, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। जनता क्या करे, जनता परेशान क्या है, देखिए आप दिक्कत क्या थी आप समझिए दर्शक वर्ग, हमने सारी जिम्मेदारी किस पे छोड़ दी है कि हमारे विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी हमने अपने राजनीतिक दलों पे छोड़ दी है। पैसा हमको भरना पड़ रहा है, परेशानी हमें हो रही है, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है, हमारा जो विरोध है वो कोई और दर्ज कराएगा। हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो निरीह प्राणी हैं, हम सुबह से शाम चलते रहेंगे और फिर चाय पीते कोस देंगे कि साहब देखिए कीमतें नहीं बढ़ रही है, और जाके पेट्रोल पंप पे उतनी ही कीमत पे पेट्रोल डला लेंगे, फिर कीमतें बढ़ेगी। फिर हो सकता है कि स्वदेश न्यूज जैसे और 10-15 चैनल जो हैं आपको वहां पर पहुंचे, आपसे बात पूछें, आपकी आवाज निकलवाने की कोशिश करें कि भाई बताइए आपका आक्रोश क्या है, तो आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं साहब। तो जनता जब तक इस मोड पे रहेगी क्या कर सकते हैं, आप अपने हक की आवाज खुद नहीं उठाएंगे तो ये राजनेता है, इन्हें क्या करना, ये राजनीति कर रहे हैं, ये आए राजनीति में इसलिए कि भैया ये रसूखदार है, इनको लगता है कि हाँ हमारी वॉइस है, ये भी आप और उनके हमारे घर परिवार से निकले लोग हैं, लेकिन उन्हें पता चल चुका है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके ऊपर राज किया जा सकता है, जिनकी खुद की वॉइस नहीं है, जिनकी ये आवाज बनेंगे। अगर आप खुद अपनी आवाज अगर उठाएं, अगर आप खुद ये मुद्दों को उठाएं, तो निश्चित तौर पर आम जनता जो है उनकी आवाज सुनी जाएगी। तब इस तरह से जो कठोर फैसले, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जो बीजेपी की सरकार हो, जो कांग्रेस सरकार हो, टीएमसी की हो, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, सपा बसपा किसी की भी सरकार हो, वो इस तरह के जो है जन विरोधी फैसले नहीं सकेगी। लेकिन मेरे साथ आनंद जी, आखिरी कमेंट मैं आपका लेता हूं क्योंकि आप लगातार यहाँ पर वॉइस रेस कर रहे हैं। फाइनल कमेंट सर आनंद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बातें बड़ी निराली हैं, बातें कर, अभी इन्होंने बोला कि 6 साल सर, अब मैंने फिर कोई कोस, सुनिए 6 साल कोस सर आपकी सरकार थी, अरे भाई 70 साल आजादी के बाद से 70 साल से आज 100 रुपए हो रहा है, तो 30 रुपए कैसे बढ़ गया 6 साल के अंदर, ये भी एक सोचने की बात है ना। और कांग्रेस तो जो बोलती है उसने करा है, अब तो कांग्रेस शासित राज्य में 30 रुपए कर दिए, एक वायदा पूरा नहीं, पंजाब में कम कर दीजिए, महाराष्ट्र में कम कर दीजिए, एक वायदा पूरा नहीं हुआ। अरे आपकी जहां जहां सरकार है वहां कम कर दीजिए। केंद्र सरकार की बात हो रही है, अरे आप रख दीजिए ना उदाहरण सामने, देखिए उदाहरण। अरे कैसी बात करें, आपकी सरकार की 15 बने, अब 5 रुपए कम नहीं कर पाए, कमलनाथ जी ने बोला था, अब फिर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश, ये आरोप जनता समझ रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात कीजिए आप, हम मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश में आपके पास भी तो मौका था, सरकार की बात करें, आपके पास भी तो मौका था, मध्य प्रदेश के मुखिया ने साइकिल चला के विरोध प्रकट किया था। आनंद तारण जी आपके पास भी तो मौका था, 15 महीने आपने कितने रुपए कम किए, क्यों नहीं कर रहे रेट कम, क्यों नहीं कर रहे? आनंद तारण जी आपके पास भी तो मौका था, सरकार आपकी भी बनी थी, हमेशा जो बोलती है वो करती है ना किया। तो कांग्रेस ने हमेशा किया, कराना। अरे आपने तो पिछले दरवाजे से सरकार गिरा दी, आप तो इतने डरपोक लोग हो। सरकार नहीं चलेगी, जनता से खबर करते हो। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों गेस्ट का, प्रकाश जी, दीपक जी और अनंत आनंद जी। जनता खूब बखूबी समझ रही है कि असल में खेल क्या हो रहा है, आप लोग खूब यहाँ पे चिल्ला लीजिए, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कैसे किया, जनता भुगत भी देख भी रही है। किसी की भी सरकार आ जाती है, कोई भी यहाँ पर हो जाता है, कोई कीमत कम नहीं करता है। मैं तो फिर बार बार कहूँगा, जनता है, आप अपनी हक की आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास तमाम, जो है जो अगर सड़क पे उतर के संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाइए। ये सब ये गलत हो रहा है। आप लोग साइकिल पे चलना शुरू कर दीजिए, साइकिल स्टैंड की डिमांड कीजिए कि साहब अगर हम साइकिल पे आ रहे हैं, हम साइकिल स्टैंड की डिमांड करना चालू कर दीजिए। आप बस स्टॉप पे खड़े हो जाए, बोलिए कि साहब हमको इतनी तादाद में बसें चाहिए, हमने आपको चुनकर भेजा है, लेकिन सबको डेमोक्रेटिक तरीके से आप कीजिए, कि हमारा देश जो है लोकतंत्र पे चलता है। तो हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आवाज उठाइए। स्वदेश न्यूज आपकी आवाज में हमेशा साथ है, इसका वादा मैं आपका कर रहा हूँ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।